सेठ आनंदीलाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी की तरफ से मैं पुरुषोत्तम गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम जानते हैं, हम चर्चा कर रहे हैं कि ये जो वीडियो से राजनीति विज्ञान की जो ब्लूप्रिंट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हर चैप्टर में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं बना रहा हूं। आपको ये वीडियोस कितने यूजफुल लगते हैं, कैसे लगते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और साथ ही साथ अपना सुझाव जो वो भी इस पर दे सकते हैं। बात करते हैं कि ये वीडियोस तो 18 चैप्टर का 18 वीडियोस होने वाले हैं। अगर आप इन 18 वीडियोस को तरीके से ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो शुरू करते हैं। सेकंड चैप्टर का ये वीडियो फर्स्ट चैप्टर का मैं बना चुका हूँ और आप चाहें तो इसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सेकंड चैप्टर है हमारा एकल प्रभुत्व का दौर, यानी आजादी के बाद जब चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है, चुनाव कैसे आगे बढ़ता है, कौन कौन सी पार्टीज होती है, वो सारा इसमें आएगा। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए और उसे कब लागू किया गया। तो हस्ताक्षर कब हुए? यस, आप सभी को पता होगा 24 जनवरी 1950 इस दिन संविधान सभा ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि कई बार एग्जाम में आ जाता है, कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। किस दिन पारित किया, इसको अधिनियमित किया? तो वो 26 नवंबर 1949 का दिन है, वो हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी संदर्भ में दूसरा क्वेश्चन आता है, भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तय बात है, संविधान लागू हुआ तो यही गठन हुआ है, जनवरी 1950 में भारतीय जो चुनाव आयोग है उसका गठन हुआ। इसके प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ। 51 से 52 के मध्य हुआ, लेकिन इसके अधिकांश चरण 1952 में कंप्लीट हुए, इसलिए इसे 1952 का चुनाव कहा जाता है। 51 में शुरू हुआ था, लेकिन अधिकांश चरण इसके 52 में समाप्त हुए, इसीलिए इसे 1952 का चुनाव कहा जाता है। अच्छा, इस प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस की विजय क्यों हुई, या शुरू के 3 आम चुनाव में कांग्रेस की विजय क्यों हुई? उसके 3 कारण हमसे पूछे जा सकते हैं। पहला कारण क्या बताएंगे कांग्रेस की विजय का? करिश्माई नेतृत्व है। उस समय जो कांग्रेस के नेता थे, उन नेताओं का जनता में बहुत ज्यादा आकर्षण था और इस वजह से लोग आसानी से इसका जुड़ते रहे। दूसरा कारण स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व है, आम का नेतृत्व। हम जानते हैं कि कांग्रेस के द्वारा ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ था स्वतंत्रता के लिए, उसमें नेतृत्व दिया गया था, जनता का नेतृत्व कांग्रेस ने ही किया था। इस वजह से तीसरा प्रमुख कारण अगर हम कहें तो सबसे मजबूत संगठनात्मक ढांचा है, सबसे मजबूत संगठनात्मक ढांचा, यानी कांग्रेस का जो संगठन था पूरे देश में फैला हुआ था, बाकी कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जिसका इतना मजबूत संगठन हो। बस हमें 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं, 3 रुपये बात खत्म, हमें आगे बढ़ना है। इसी संदर्भ में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, भारत के किस राज्य में प्रथम गैर कांग्रेसी पार्टी की सरकार बनी थी, और कौन सी पार्टी की बनी थी और कब बनी थी? तो भारत का वो राज्य था केरल। केरल में पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी थी
57 में बनी, और किस पार्टी की बनी? कम्युनिस्ट पार्टी की ये बनी थी, है ना। इसी के साथ एक और क्वेश्चन आता है इससे, कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम आम चुनाव में पहला नंबर पर कौन रही थी तो हमें पता है, लेकिन प्रथम आम चुनाव में दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी रही और उसको कितनी सीटें मिली? तो दूसरी पार्टी नंबर पर यही कम्युनिस्ट पार्टी हमारे यहाँ प्रथम आम चुनाव में रही थी, और इसको कुल सीटें मिली थी 16 सीट्स। तो ये हम ध्यान रखेंगे और अच्छे से लिखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा सोशलिस्ट पार्टी। जब पार्टीज आ जाती है, हम पार्टीज की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित। सोशलिस्ट पार्टी समाजवादी पार्टी, ठीक है। सोशलिस्ट पार्टी आजादी से पहले से वर्क कर रही थी, लेकिन ये कांग्रेस के अंदर ही एक प्रेशर ग्रुप की तरह, एक अलग गुट की तरह कार्य कर रही थी, लेकिन आजादी के बाद ऐसे गुटों को कांग्रेस के अंदर रहने की अनुमति नहीं थी। तो मजबूरन आजादी के बाद 1948 में ये जो सोशलिस्ट पार्टी है, कांग्रेस से अलग होकर स्वतंत्र पार्टी के रूप में बनती है। इस पार्टी के प्रमुख नेताओं को ध्यान रखना है, नाम हमें 4-5 नेताओं का नाम ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहला नाम आता है जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, ये इसके प्रमुख नेता थे, है ना। जोशी जी, मीनू मसानी, है ना, ये इनके प्रमुख नाम है। एक और नाम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है, वो है राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव इस पार्टी के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अगली पार्टी, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन आता है भारत आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, है ना। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, और प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए, भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न पॉलिटिक्स में इनका बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल है। तो हमें ध्यान रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के पहले कानून मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो देश के पहले कानून मंत्री थे, उनका संबंध किस पार्टी से था, या उन्होंने कौन सी पार्टी बनाई, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो ये है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। उनकी कौन सी पार्टी थी? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, है ना। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये दो पार्टी से संबंधित रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अभी वर्तमान में बहुत ज्यादा राजनीतिक महत्व है, इस वजह से हम इनको ध्यान रखें कि विशेष तौर से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट स्वतंत्र पार्टी, ठीक है। स्वतंत्र पार्टी हमने सी राजगोपालाचारी का नाम सुना है। सी राजगोपालाचारी वही जो कि आजादी के पश्चात भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ये थे सी राजगोपालाचारी। तो इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, इस पार्टी का नाम था स्वतंत्र पार्टी। अब यहां से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? स्वतंत्र पार्टी सबसे पहले तो गठन किसके द्वारा? सी राजगोपालाचारी। अच्छा, इसकी जो विचारधारा है ये अपने आप में यूनिक है। समाजवादी पार्टी की विचारधारा लोकतांत्रिक समाजवाद की थी, कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा आर्थिक समानता की थी,
जो मार्क्सवाद आ जाते और इस पार्टी की विचारधारा पूंजीपति और सामंतों के समर्थक थी। यही इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मुंशी और श्री राजगोपालाचारी इस पार्टी के बड़े महत्वपूर्ण नेता थे और यह पार्टी पूंजीपतियों और सामंतों की सपोर्टर थी। एक भी पार्टी ऐसी नहीं थी पूंजीपतियों और सामंतों के सपोर्टर, और सिर्फ यही एकमात्र पार्टी थी जो पूंजीपतियों और सामंतों के सपोर्टर थी। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय जनसंघ। देखिए भारतीय जनसंघ क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात तो ये कि वर्तमान में जो देश के अंदर रूलिंग पार्टी है, कौन सी पार्टी है जिसका शासन चल रहा है ना, भारतीय जनता पार्टी। तो इस भारतीय जनता पार्टी की जन्मदात्री पार्टी जिसमें इसकी जड़ें मिलती है वो है भारतीय जनसंघ। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है। इस पार्टी का गठन 1951 में हुआ, ठीक है। इसके प्रमुख नेता कौन कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। दूसरे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अभी भी हम बहुत बार नाम सुनते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से बहुत सारी स्कीम्स चल रही है ना। और भी थे, बलराज मडोक थे, है ना, और भी नेता थे, लेकिन हम मेनली दो नेताओं का ही नाम ध्यान रखेंगे तो काम चल जाएगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इस पार्टी की विशेषता क्या थी? ये हिंदू राष्ट्रवाद में विश्वास करती थी, हिंदू संस्कृति में विश्वास करती थी, हिंदी राजभाषा में विश्वास करती थी और अखंड भारत इसका एक सपना था, इसका लक्ष्य था। ये पार्टी इसी वजह से बाकी पार्टी से अलग थी विचारधारा के मामले में। अब इसी पार्टी की जो मैंने कहा कि एक और, जैसे अगला क्वेश्चन ये है कि हिंदी राजभाषा, एक देश एक संस्कृति और अखंड भारत, है ना, किस दल की विचारधारा पर आधारित था? किस दल की विचारधारा में ये शामिल था? तो ये सब भारतीय जनसंघ की विचारधारा में शामिल था। नेक्स्ट आ जाता है भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेताओं के नाम बताइए। तो भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेताओं का नाम मैंने बता दिया आपको, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन पंडित दीनदयाल उपाध्याय से कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, वो है समग्र मानववाद के जनक कौन थे? क्या है? समग्र मानववाद। समग्र मानववाद की विचारधारा या जनक या इसका विचार देने वाले कौन थे? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने समग्र मानववाद का विचार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जो 2 नंबर के लिए होगा, क्योंकि इस चैप्टर में 1 और 2 कुल 3 नंबर के क्वेश्चन ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आने हैं। एक नंबर के क्वेश्चन हमने देख लिए जहां से हमें बनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है 2 नंबर का क्वेश्चन जो है कांग्रेस प्रणाली क्या थी? 2 नंबर का क्वेश्चन और काफी हद तक आने की संभावना है। कांग्रेस प्रणाली क्या थी? तो कांग्रेस प्रणाली क्या थी? देखिए आजादी के बाद कांग्रेस एक पार्टी तो थी, लेकिन कांग्रेस एक पार्टी होने के साथ साथ इसमें कई सारे अलग अलग विचारधाराओं के लोग एक साथ रह सकते थे, शामिल थे, चाहे पूंजीपति हो, विचारधारा का समर्थक हो, श्रमिक वर्ग की, किसान वर्ग की, सामंतों की, मजदूरों की, सभी प्रकार की विचारधाराओं के लोग एक गुट के रूप में कांग्रेस में थे और ये कांग्रेस के अंदर एक प्रेशर ग्रुप, एक छोटे दल के रूप में काम करते थे। तो कांग्रेस की विभिन्न विचारधाराओं, विभिन्न तबकों को एक साथ लेकर के चलने की यह जो विशेष योग्यता थी, विशेष काबिलियत थी, इसी को कांग्रेस प्रणाली के नाम से जाना जाता है। और इसी में लास्ट क्वेश्चन था कि प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस की विजय के कोई 2 कारण बताइए, है ना। तो ये भी हम इसमें देख लेंगे। इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस हैं उसकी पीडीएफ आपको इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी, तो आप उसको देख लीजिए और क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जोड़िए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।